बच्चों, आओ हम लोग ज्ञानदीप प्लस को पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम देख रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था। उनके शासन व्यवस्था में हमने आपको कई बिंदु बताए और उनके क्षेत्र, जिम्मेदार व्यक्ति और कर्तव्य भी बताए। बच्चों देखो, आज हम यह देखते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी। प्रांत, जनपद, नगर और गांव। तीनों व्यवस्थाएं यही थी। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन राजकोष से दिया जाता था। नौकरशाही व्यवस्था में वेतन जो है वह राजकोष से ही दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। और उसके अलावा गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते रहते थे। बाहरी आक्रमण व आंतरिक विरोध को दबाने के लिए थल सेना यानी पैदल, हाथी, घोड़े व जल सेना राजा के पास थी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था अच्छी थी। ये अच्छी क्या माने तो बहुत अच्छी थी। कृषि कर, सिंचाई कर और व्यवसायी कर, संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे। राजा की आय के मुख्य स्रोत कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी, संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य राजा के स्रोत थे। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। इन करों का लेखा जोखा भी रखा जाता था। राज्य में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का ही स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। अब हम आगे देखते हैं। ये 7 बिंदु उनकी शासन व्यवस्था के थे। इसे हमें जानना चाहिए। मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है
जो उन्हें आश्चर्यजनक लगी थी। तो पूरे पाठ को पढ़ने पर क्या आप बता सकते हैं कि किनके बारे में लिखा होगा? मेगास्थनीज ने किनके बारे में लिखा होगा? और देखिए, जिनकी जड़ें तनों से लगती हैं, इसकी छाया में 4000 लोग एक साथ रह सकते हैं। कौन सा पौधा है जानते हैं? जड़ से यानी टहनियों से कौन सा पौधा ऐसा है जो जड़ तक पहुंच जाता है? यह है बरगद। क्या है? बरगद। और दूसरा देखिए, बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। किस चीज में से निकलता है मालूम है? जो अपने यहाँ गन्ना पैदा होता है, उससे गन्ने से राब बनती है, वो शहद के ही तरह से होती है। उसने आगे लिखा, उन पेड़ों से उगती हैं। क्या उगती हैं? कपास उगती है, यानी रुई। पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं, कौन सा पक्षी मनुष्य जैसा बोलता है मालूम है? तोता। तोता मनुष्यों की आवाज की नकल करता है। मेगस्त ने नीज ने जो कुछ लिखा है, देखिए क्या लिखा है। लोग सभ्य थे, वह अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। देखिए उस समय कितनी ईमानदारी थी कि घरों में वह लोग ताला नहीं लगाते थे। वह अपनी कही बातों का पालन करते थे, यानी जबान के बात के पक्के थे। झूठी गवाही वह लोग नहीं देते थे। झूठ मूठ की गवाही जैसे इस समय प्रचलन है, ऐसा वे लोग नहीं करते थे। उनके महल सोने चांदी से बने थे। देखिए उस समय कितनी बढ़िया और कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। अगला उसने लिखा है मेगास्थनीज ने कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार पेड़ लगवाए गए थे। जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था, उसने कलिंग उस में से कलिंग राज्य जो था वह स्वतंत्र हो गया था। अतः
उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कलिंग पर विजय की थी। अब बताओ इन परिस्थितियों में उसने कलिंग पर विजय कैसे पाई होगी, यह हम कल देखेंगे। बच्चों बस आज इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।